Bismillahirrahmanirrahim, dear students. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे. Today we are going to discuss our next topic that is related to the transformation of momentum and energy of the body, which is moving with velocity and carry some mass. तो उस हवाले से आज जो देखेंगे कि हम relativistically momentum एनर्जी का क्या ताल्लुक है और ये हम relativity of momentum को स्टडी करते हैं during the Lorentz transformation. तो उसकी वजह से होने वाली जो तब्दीलियाँ और इनकी जो इंटरेक्शन है वो किस तरह से हमें सामने पाते हैं हम उसे और उसका क्या रिलेशनशिप डेवलप होता है. दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर कोर्स रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी PHY 509 MSc Physics first semester and fall 2021 semester. So in the last lecture, we have discussed about a lot of things regarding the Lorentz transformation. Especially, we start from the special theory of relativity and go for the different results, which is the famous result E is equal to mc square. हमने length contraction, time dilation, velocity addition formula, mass variation with velocity, mass energy equivalent, relativistic momentum, relativistic force, इन सारी चीज़ों को कंप्यूट करते हुए इस तक पहुँचे हैं. तो आइए देखें कि आज जब हम ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे तो वो किस तरह से मैथमेटिकली डेवलप किया जाता है मॉडल, उसके ऊपर कैसे बात की जा सकती है वो देखेंगे आज के लेक्चर में. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. So, in this lecture, first of all, we will define some basics, just like you can say here कि आपके पास जब कोई बॉडी है और वो एक फ्रेम में बॉडी मूव कर रही है तो जैसा कि एक पार्टिकल आप देख सकते हैं तो वी कैन कंसीडर दैट कि अगर इस पार्टिकल की मोशन को हम स्टडी करना चाहते हैं तो एक्चुअली दिस पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो ये पार्टिकल जो है अगर एस प्राइम फ्रेम में है तो इट विल बी टेकन एज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल यू प्राइम. और यू प्राइम वेलोसिटी के जो है तीन हिस्से हैं. इट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स प्राइम, वाई प्राइम एंड वी प्राइम, विच मीन डैट कि इसके तीन कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं. तीनों कंपोनेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. दिस इज द यू एक्स कंपोनेंट, यू वाई कंपोनेंट एंड यू जी कंपोनेंट. ये वो कंपोनेंट है जो हमने लास्ट लेक्चर्स में निकाले हुए थे. तो इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए हम जो है आज के लेक्चर के अंदर ये बात देखेंगे कि अगर ये फ्रेम वाला ऑब्जर्वर जो है अगर इस पार्टिकल की मोशन को स्टडी करेगा तो अकॉर्डिंग टू दिस दिस वेलोसिटी विल बी यू एंड द कंपोनेंट्स विल बी यू एक्स, यू वाई एंड यू जी. जबकि अगर इस कंपोनेंट के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो मास होगा इस बॉडी का इस फ्रेम के हवाले से वो m इज इक्वल टू एम नॉट वन माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर के हिसाब से लिखा जा सकता है. However, if we are interested to compute the रिलेटिविस्टिक स्पीड तो उसके मुताबिक जो है वो यू प्राइम वाले हिस्से की क्वांटिटीज लिखी जा सकती हैं. सिमिलरली यहाँ पे अगर देखा जाएगा इस फ्रेम के हिसाब से मैथ तो वो आएगा एम प्राइम एम नॉट वन माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर. इन दोनों सूरतों के अंदर जो वी है दैट इज द स्पीड ऑफ द फ्रेम. तो ये फ्रेम स्पीड ऑफ द फ्रेम है और उस वाले से हम इसको स्टडी करेंगे. सो हमारा जो ज़्यादातर कंसर्न है वो आज इन तीन फार्मूलाज को लेके चलने का है. तो इसलिए हमारा जो फोकस होगा वो इन तीन फार्मूलाज के ऊपर होगा. तो क्योंकि आज हम मोमेंटम की रिलेटिविटी पढ़ना चाहते हैं तो मोमेंटम इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो उस हवाले से आपको मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बाद आने वाली जो चीज़ें हैं उसका पता होना चाहिए. तो आइए इसलिए हमने मास और वेलोसिटी की स्टार्ट से ही बात की है. तो आइए किस तरह से हम इसके प्रोडक्ट को हासिल कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस वन जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो है सिस्टम जो है आपके पास सिंपली तौर पे डिफाइन किया जा सकता है कि जिस तरह momentum है. मैथमेटिकली momentum is defined as earth according to the relativistic momentum. U is the velocity of the particle and आप देख सकते हैं it is the product of mass and velocity. So here U is basically the जैसा कि अभी आपने देखा था is the velocity of the particle and m is the mass of the particle according to the s prime frame. So उस वाले से आपका जो momentum होगा it will be equal to the m naught u prime 1 minus u square over c square. Here we have a different thing कि आपके पास जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो उसकी स्पीड के हिसाब से है और जो उसकी स्पीड और जो मास वेरिएशन है वो उसकी वेलोसिटी डिपेंडेंट है. सो उस हवाले से आप इनके कंपोनेंट्स बना सकते हैं कि जो टोटल u है दैट इज रिप्रेजेंट्स डिपेंड्स अपॉन यू एक्स प्राइम, यू वाई प्राइम एंड यू जी प्राइम. However, if you have m prime then there should also be the u prime here.
तो उस हवाले से यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यू प्राइम। तो ये मुझसे गलती हो गई, दैट इज बेसिकली 1 - u प्राइम हेयर। तो यू प्राइम यहाँ पे भी यू प्राइम है और यहाँ पे भी यू प्राइम है। तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट होता था वो ये होता था कि आपने कंडीशन निकालनी होती है कि आप किस तरह से यू प्राइम वाली वैल्यूज को किस तरह से अन प्राइम वाली वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर का भी मकसद यही है कि किस तरह से हम जो है वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो उस हवाले से ज़रा देखिएगा कि आपके पास जो है, हम सिंपलेस्ट केस के तौर पे लेते हैं, दैट इज़ द वन डायमेंशनल इफेक्ट। क्योंकि आपका जो फ्रेम है वो मूव कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस डायरेक्शन के अंदर, तो इसलिए हमने सिर्फ एक्स कंपोनेंट लिया है और उसके बाद बाकी कंपोनेंट्स को भी वो सिमिलरली कंप्यूट किया जाएगा। तो सबसे पहला हिस्सा जो है वो एक्स कंपोनेंट को सॉल्व करने का है। तो एम प्राइम और यू एक्स प्राइम ले लिया हमने डेफिनेशन के हिसाब से। ये 3 कंपोनेंट थे, इसके जस्ट पहले कंपोनेंट को लेके और उनको मल्टीप्लाई कर दिया। एज़ यू कैन सी हियर, दिस m प्राइम इज़ बेसिकली द रिलेटिविस्टिक मास, और इसके रिलेटिविस्टिक मास की जो इक्वेशन है आपके सामने है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अपरेंट मास विद रिस्पेक्ट टू द s प्राइम फ्रेम। और उसके बाद जो ux प्राइम है, ये इसका पहला कंपोनेंट लिखा हुआ है जी, इसकी वैल्यू को उठाया है हमने और यहाँ पे पुट कर दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास यहाँ पे क्या डेवलप हो गया, यू एक्स माइनस वी एंड 1 - वी/c ux। तो उस हवाले से आपके पास जो है ये वैल्यू डेवलप कर ली हमने। अब आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि आपको यू प्राइम का अंदाजा होना चाहिए कि यू प्राइम किसके बराबर है। यू प्राइम एक्चुअली तौर पे दैट इज द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन एस प्राइम फ्रेम। तो ये यू प्राइम बराबर होगा यू एक्स प्राइम वी यू वाई प्राइम एंड यू जी प्राइम। इन इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि हमें जो हमारे पास यू एक्स भी है, यू वाई भी है और यू जी भी है। तो हमने क्या किया, इन इक्वेशंस को इस यू प्राइम वाली इक्वेशन के अंदर पुट किया और उसके मुताबिक इनकी वैल्यूज को कंप्यूट करना शुरू कर दिया। आपने जस्ट इनको पुट करना है, इनका स्क्वायर करना है, पुट करके आपके पास ये आंसर आ जाता है। तो आपने कोशिश करनी है, चेक करें इसको कि ये आंसर वाकई आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आता तो फिर मुझे बताइएगा, आई विल हेल्प यू। बट दिस इज टेकन फ्रॉम योर बुक, तो इट इज अथेंटिक दैट दिस सॉल्यूशन विल बी कम आउट। ओके, आफ्टर गेटिंग दिस यू प्राइम, तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी हद तक मसला जो है सॉल्व हो गया हुआ है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपने अन प्राइम में चेंज ना किया हो। इफ़ यू नोटिस दैट वी आर कंप्यूटिंग एक्चुअली द प्राइम वंस कन्वर्ट्स इनटू द अन प्राइम कोऑर्डिनेट्स। तो ये यू प्राइम की वैल्यू भी जो आपने निकाली है, इन सब में जो है वो अन प्राइम कोऑर्डिनेट्स है। तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो प्योरली डेवलप होती जा रही है। आपने इस वैल्यू को उठाना है, यू की वैल्यू को, और 1 - u प्राइम स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर में पुट कर देना है। जब आप इसमें पुट करेंगे तो ऑब्वियसली इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई करने पुट करने से पहले हमने कोशिश की है कि हम ये इस लोअरिंग फैक्टर जो है 1 - u प्राइम स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर को पहले ही कंप्यूट करके सिंप्लीफाई कर लें, फिर इस इक्वेशन में पुट करें। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। आपने इस इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले यू प्राइम जो आपने निकाला हुआ है उसको हम सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के अंदर इक्वेशन नंबर 1 के डिनोमिनेटर में 1 - u² / c² आता है प्राइम में। तो हमने क्या किया कि ये जो वैल्यू निकालनी थी यू प्राइम स्क्वायर की, इसको उठाया है और उसको उठा के 1 - u प्राइम वाले स्क्वायर के हिसाब से सॉल्व किया ताकि हम उसकी पहले ही ये वैल्यू डेवलप कर लें। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वी गॉट दिस फाइनल वैल्यू, और आप इस सिंप्लीफाइड वैल्यू को उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सो बाय यूजिंग और पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास ये जो इक्वेशन है इट विल बी डेवलप लाइक दिस वे। ये सारी की सारी जो आपकी इक्वेशन है ये इस फॉर्म में डेवलप हो गई। ओके, आफ्टर गेटिंग दिस इक्वेशन वी आर एबल नाउ टू अंडरस्टैंड दैट कि आपके पास ये सी नहीं है यहाँ पे जी। तो आप इस इक्वेशन के अंदर एम नॉट मल्टीप्लाई करें तो यू हैव थिंक, देख सकते हैं यहाँ पे आप ये वाला जो हिस्सा है एम नॉट ओवर 1 - u² / c², इट बेसिकली द रिलेटिव मास ओवर हियर। अगर मैं इस हिस्से को अरेज कर दूं तो यू विल गेट दिस वैल्यू है कि आपके पास ये रिलेटिव रेस्ट मास है और ये आपके पास डेफिनेशन बन जाती है स्मॉल एम की। इट इज एक्चुअली दिस इज द अपरेंट एम। तो उस हवाले से ये आपके पास आ जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज इन दिस वे, दिस इज द स्मॉल एम है। और अगर आप ये वाला जो सी वाला पार्ट है ये एक्चुअली गलती से लिखा गया है यहाँ पे सी,
तो 1 - v u v x/c², तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट दिस रिजल्ट, क्योंकि 1 - u v² और ये वाला जो है ये आपस में यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाते हैं, और वी हैव लेफ्ट विद दिस इक्वेशन, दिस इज कैंसिल आउट विद दिस फार्मूला, तो ऑब्वियसली वी लेफ्ट विद द ux - v/1 - v² अंडर रूट, तो ये अंडर रूट के साथ यहाँ पे वैल्यू आ गई। यू एम यू एक्स जो है दैट इज दी मोमेंटम, उसका एक्स कंपोनेंट है, जबकि जो एम वी है दैट इज कैन बी रिटन एज एम जो है दैट इज दी apparent mass. So this can be written as by using the formula E is equal to mc square. So this is the E is equal to mc square. तो उस हवाले से ये फॉर्मूला रीअरेंज करके आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और एंड वी गॉट दिस वैल्यू ऑफ द एक्स कंपोनेंट. So you can notice here that the variation in the x relative changes in the x component is not the same. आप देख सकते हैं there is some relativistic effects which is in momentum, as well as there has some energy expressions also. तो इसका मतलब ये है कि मोमेंटम के साथ एनर्जी का ताल्लुक होता है, जिस तरह हम सब लोग पढ़ते होते थे, तो ये उसके साथ लिंक कर रहा है. तो इन द सेम वे अगर आप वाई कंपोनेंट को देखें, क्या वाई कंपोनेंट में भी ऐसे ही एनर्जी रिलेशन आ रहे हैं, तो वी अगेन सॉल्व फॉर द वाई कंपोनेंट एंड वी गॉट द वैल्यू लाइक दैट इन द सिमिलर वे. तो आपने देखा है कि यहाँ पे ये एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही रहेगा, विच शोज दैट there is no variation in the y component of the energy. Similarly we can go for the z component, और z component भी हमारे पास क्या है, एक दूसरे के बराबर है. So in this way we can say that कि x कंपोनेंट ही सिर्फ ऐसा है जिसके अंदर आपके पास जो है वो वेरिएशन आ रही हैं, और जो कि एनर्जी इफेक्ट्स आ रहे हैं या एनर्जी की इंटरप्रिटेशन आ रही है, जबकि वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट जो है एज इट इज ही रहते हैं. सो विच मीन्स दैट द वेरिएशन और द वाई कंपोनेंट and the z component the momentum remains invariant. However, the x component becomes variant, or it has the relativistic effects which depends upon the energy of the particle also. So in this way, here is a relationship which shows that, जिस तरह के आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि आपके जो मोमेंटम है इट इज लिंक्ड विद द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम है. सो इसी तरह से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या आपके पास जो है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस के दौरान क्या मोमेंटम लिंक करता है या नहीं करता. तो ऑब्वियसली इट इज़ अ कॉमन सेंस थिंग, लाइक कि आप देख सकते हैं कि अगर आपकी वेरिएशन के दौरान मोमेंटम के साथ कौन लिंक है जी, एनर्जी लिंक है, तो ऑब्वियसली जब आप एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उसके साथ क्या होगा, मोमेंटम लिंक हो जाएगा. चले आइए देखिए एज अ टेस्ट प्रॉब्लम क्या ऐसा होता है या नहीं होता. So here is the, you can say the energy can of the particle with respect to the s prime frame. So E prime is equal to m prime c square is equal, तो आप this is the apparent mass. तो उस हवाले से आपका जो है relativistic mass जो है या apparent mass जो है can be converted by using formula, mass variation formula, and c square will remain the same. तो आप जो है 1 - u prime square वाली वैल्यू उठाएंगे और इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड दिस होल फार्मूला and whole braided bounded area represents the 1 - u prime square/c² की वैल्यू है. तो आप इसको पुट कर सकते हैं, और इसको पुट करने के बाद वी हैव दिस फार्मूला आपके पास, और अगर आप इसको रिप्लेस करें और रीअरेंज करें तो यू विल गेट दैट कि जो एनर्जी है ई प्राइम इज आल्सो लिंक विद द मोमेंटम, और ये पी एक्स कंपोनेंट के साथ लिंक कर गई है ई प्राइम, विच शोज दैट एनर्जी एंड मोमेंटम इज हैज सम क्लोज रिलेशन, और ये आपस में क्लोज रिलेशन रखते हैं जो कि अभी तक अनरिवील्ड है हमारे लिए रिलेटिविटी के लिहाज से. However, in the Galilean transformation, such relations was independent to each other. Energy was independent to each other, momentum was independent to each other. But for the case of special theory of relativity, the whole situation and the whole story becomes similar to each other, और ये एक दूसरे के साथ connected हैं. This connection showed that there is something that is very interesting, और ये इन सब के साथ चीज़ें क्यों रिलेट कर रही हैं, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. एंड इन द सिमिलर वे टू आंसर दिस क्वेश्चन वी हैव a special, you can say, the example for its solution. उससे जाने से पहले
हम इन्वर्स जो है मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो है इनको भी डील कर सकते हैं। अगर आप जिस तरह एस प्राइम फ्रेम से अभी आपने वैल्यूज की हैं जो एस प्राइम में ट्रांसफॉर्मेशन दे रही थी, इसी तरह से आप जो है वो एस प्राइम फ्रेम के साथ भी एस फ्रेम से एस प्राइम फ्रेम में भी जा सकते हैं। उसके लिए तरीकाकार ये होगा कि आपने सिर्फ प्राइम्स वाली वैल्यू को चेंज करना होगा और वी को माइनस वी से रिप्लेस करना होगा एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट here. So by getting these results, it shows that energy and momentum both have their mutual connections and they can be interconnected to each other. How they can be interconnected to each other? It has a very simple answer. This particular quantity is basically the invariant under Lorentz transformations. तो इसको सबसे पहले जो है हमने स्टडी करना है कि ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान इनवेरिएंट क्यों रहती है, क्या ये रहती है इनवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन। इफ दिस इज इनवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन shows the invariant transformation, then it mean that it has some constant like thing और ये एक ही चीज़ को लेके चल रही है क्वांटिटी, और इस तरह की क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं कि ये इनवेरिएंट रहेंगी। तो सबसे पहला काम जो आप लोगों ने घर पे करना है वो ये है कि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो एग्जांपल है ये आपके नोट से ही ली गई है। ये है जी आपके पास 12.1 एग्जांपल। इसके अंदर आपने सारे सॉल्यूशन लिखे गए हैं, सिर्फ पी और ई स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। और अगर इसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती तो आप इसको कहेंगे कि ये क्वांटिटी जो है दैट इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रहती है देन वी कैन गो फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग कंक्लूजन दैट एनर्जी एंड मोमेंटम इज आल्सो लिंक्ड एज द स्पेस एंड टाइम इज लिंक्ड। तो उस हवाले से ये हमारे छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स मिला के एक मेजर थ्योरी और एक मेजर कॉन्सेप्ट की तरफ हमें लेके जा रहे हैं, जो कि ये बताता है कि एक्चुअली तौर पे द स्पेस एंड टाइम स्ट्रक्चर इन रिलेटिविटी कैसा है। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन, मैं आपको पहले बताता चलूँ, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन द स्पेस एंड we have only three dimensions, or according to the Newton, space and time are both the separate things. But according to the Einstein's uh, special theory of relativity, and as well as other scientists just like Minkowski, the space and time are linked with each other, and there is basically the four dimensions. और ये आपस में मिलके फोर डायमेंशन बनाते हैं। और इन अगर आप रिलेटिविटी को एक्चुअली तौर पर समझना चाहते हैं तो हेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द फोर डायमेंशंस ऑफ द थिंग। इसी तरह से मैं इस चीज़ में भी इजाफा करता चलूँ कि जिस तरह अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मोमेंटम और एनर्जी जो है ये भी आपस में लिंक है, तो एक्चुअली तौर पे ये भी फोर डायमेंशन का ही पार्ट है जिसको हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। तो एक्चुअली दिस इज द रिजल्ट्स ऑफ फोर डायमेंशन। तो एक्चुअली दिस इज द फोर डी प्रॉब्लम हियर। here you can see that momentum is basically क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, और एनर्जी क्या होती है दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। तो उस हवाले से आपके पास जो है फोर डायमेंशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको स्पेस और टाइम को मिलाता है। स्पेस क्या होती है, इट्स लिंक विद द वेक्टर थिंग्स, और जबकि जो टाइम होता है इट्स लिंक विद द स्केलर क्वांटिटी। तो इस हवाले से आप स्पेस और टाइम को एक साथ यकजा करके एक फॉर्मूलेशन बना सकते हैं जो कि हमारे स्पेस टाइम को एक फैब्रिक के तौर पे डिजाइन करता है इन स्पेशल थ्योरी ऑफ इन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एंड दैट कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय द आइंस्टाइन। So that is very interesting and very you can say uh, deep study of the space time curvatures and all these things। और ये जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब जब हम फोर डायमेंशन पढ़ेंगे ही तो इसका मतलब है कि हमने चीज़ों को फोर डायमेंशन के अंदर एनालाइज कैसे करना है, उनको कैसे समझेंगे। तो उनको समझने के लिए वी विल गो फॉर द फोर डायमेंशनल एनालिसिस। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो फोर डायमेंशन के अंदर वेक्टर कैसे होंगे, उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, उनकी कैलकुलेशंस कैसे की जाएंगी, फोर डायमेंशनल वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है, और इसी तरह से उनकी इंटीग्रेशन के डेरिवेटिव्स, इन सारी चीज़ों को, और उनको रिप्रेजेंट कैसे करना है। आमतौर पे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके ऊपर एक ख़ास नोटेशंस होती हैं। बट व्हाट अबाउट दी फोर डायमेंशन और फोर वेक्टर्स। तो फोर मोमेंटम को कैसे डिफाइन करना है, फोर स्पेस को, फोर टाइम को, फोर मोमेंटम को, फोर एनर्जी को। all these things are very different from the three dimensional effects है। तो थ्री डिमेंशन के अंदर जो चीज़ें हम करते थे वो फोर डिमेंशन में जाके काफ़ी हद तक चेंज हो जाएंगी। So we will try, and as well as what happened on the whole theory of relativity that was given by the Einstein,
कि जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो पोस्टुलेट्स हैं एज़ वेल एज़ दी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो किस तरह से आपस में रिलेट कर जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, इन सारी चीज़ों पे भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर बात करेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्कशन हो तो आप हमारा इंटरैक्टिव सेशन ज़ूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा जी सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।